बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम ओ लेवल्स पास पेपर मई जून 2018, क्वेश्चन पेपर 2 वेरिएंट 2 मींस QP 22 एंड क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द पास पेपर्स। तो इसमें जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने हैं, नजर आ रही होंगी आपको। द डब्ल्यू स्पोर्ट्स क्लब प्रोवाइड्स स्पोर्टिंग फैसिलिटी फॉर मेंबर्स। द क्लब आल्सो रन अ शॉप फॉर द सेल्स ऑफ स्पोर्ट्स क्लोथिंग। Means he in question he explained the trading activity. Means the club is running a shop and shop is selling the sports clothes. तो ये ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसकी। मीन्स के इस क्वेश्चन में हमें शॉप का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि क्वेश्चन की रीडिंग के बाद आपको कैसे आइडिया होगा कि कौन सी ट्रेडिंग एक्टिविटी है और किसका हमें अकाउंट बना के प्रॉफिट कैलकुलेट इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। तो ये मुझे फर्स्ट सेंटेंस से ही पता चल गया, फर्स्ट लाइन से ही, कि इसमें शॉप है जो ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रही है, स्पोर्ट्स क्लोथ सेल कर रही है, तो उसका हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। और समटाइम क्वेश्चन में भी डिफाइंड होता है कि आपने किसकी इनकम स्टेटमेंट बनानी है। दिस इज द समरी ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। आई हैव टोल्ड यू कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली कैश एंड बैंक की रिप्लेसमेंट है। इसकी डेबिट साइड ये रिसीट्स होती हैं और क्रेडिट साइड पेमेंट्स होती हैं। तो ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है। आप इसे बैंक अकाउंट भी कह सकते हैं, आप इसे कैश अकाउंट के तौर पे भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा होता है कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश इज रिकॉर्डेड इन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये आपके सामने रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है। ओपनिंग बैलेंस भी इसका गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है, और करंट ईयर फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2018 तक का है। तो इसमें सारी आपको रिसीट साइड पे देखे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, सेल्स ऑफ टिकट्स फॉर स्पेशल इवेंट है वो है आपके पास, शॉप सेल्स फॉर स्पोर्ट्स क्लोथिंग है, तो अदर इनकम्स भी अवेलेबल हैं। इन दिस केस देखें, शॉप की सेल्स हैं हमारे पास और सेल्स ऑफ टिकट्स हैं। तो दिस मींस कि वी हैव टू कैलकुलेट, एक तो शॉप से हमें इनकम स्टेटमेंट बना के उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड देन अगर कोई सेल्स ऑफ टिकट्स हो तो उसका भी आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो वो अभी हम चेक करते हैं कि किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो शॉप की ये परचेजेस से रिलेटेड जो पेमेंट्स हैं वो दी हुई हैं, ये लिखी हमेशा इसी फॉर्म में होंगी। शॉप परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स क्लोथिंग, उसकी पेमेंट लिखी हुई है बेसिकली शॉप परचेजेस के लिए जो आपने पे किया ड्यूरिंग द ईयर। दीज आर नॉट एक्चुअली परचेजेस, ये पेमेंट्स हैं उनके लिए। केटरिंग फॉर स्पेशल इवेंट, तो स्पेशल इवेंट की टिकट सेल की है तो उससे रिलेटेड ये एक्सपेंस है, तो ये हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो अभी हम देखते हैं कैसे करेंगे। देन वेजेस हैं, जनरल एक्सपेंसेस हैं, रेंट है एंड बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है। Balances are given. 1st May 2017, our year end date is the 30th April 2018. So 1st May 2017 is the opening date और starting date of the financial year. तो ये ओपनिंग बैलेंसेस सारे आपको दिए हुए हैं और ये 30th अप्रैल 2018 पे ये क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। तो सब्सक्रिप्शन एंड अरियर्स, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ये दिया हुआ है, इन्वेंटरी दी हुई है, ट्रेड पेएबल्स दिए हुए हैं, अदर पेएबल्स दिए हुए हैं। अदर पेएबल्स में स्पोर्ट्स इवेंट से रिलेटेड अदर पेएबल्स हैं, तो वो भी हम इंशाल्लाह एडजस्ट करेंगे अभी आगे चल के क्वेश्चन में। तो नॉन करंट एसेट्स हमें दिए हुए हैं, रेंट अक्रूड, रेंट एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस की अक्रूवल्स भी दी हुई है हमें। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द ईयर इंक्लूडेड ऑल सब्सक्रिप्शन इन अरियर ऑन 1st May 2017। मींस कि ये जो 75 थी ये पूरी हमने रिसीव कर ली हैं ड्यूरिंग द ईयर। अगर फॉर एग्जांपल वो कहता कि जी जस्ट हमने $60 रिसीव की हैं, तो $15 आपने रिसीव नहीं की, लास्ट ईयर की थी, तो इन्हें फिर हम बैड मेंबर्स यानी बैड डेट कंसीडर कर लेंगे। जो 1 साल से ज्यादा ओवरड्यू कर जाएं सब्सक्रिप्शंस, वो हमारी बैड डेट्स हो जाती हैं। तो ये 75 हमने लेनी थी और उसने कहा पूरी हमने रिसीव कर ली है ड्यूरिंग द ईयर, तो इसका मतलब इनमें से बैड डेट कोई भी नहीं हुई। द वेजेस इंक्लूडेड 900 फॉर स्पोर्ट्स क्लोथिंग शॉप,
यानी जो वेजेस हैं उनमें 900 जो स्पोर्ट्स क्लोथिंग शॉप से रिलेटेड है, तो जब हम स्पोर्ट्स क्लोथिंग शॉप की इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो ये वेजेस वहां पे रिकॉर्ड करेंगे। 180 फॉर स्पेशल इवेंट है, तो स्पेशल इवेंट की जब हम प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे तो वेजेस का 180 जो है वो स्पेशल इवेंट में चार्ज कर देंगे। द स्पेशल इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन मार्च 2018, तो ये मार्च 2018 में ऑर्गेनाइज हुआ था। एंड 20% ऑफ द रेंट एंड 130 ऑफ द जनरल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स क्लोथिंग शॉप, तो ये रेंट का हम 20% लेंगे, वो स्पोर्ट्स क्लोथिंग शॉप को डालेंगे, और जनरल एक्सपेंसेस के 130 जो है ये हमारे स्पोर्ट्स क्लोथिंग शॉप की इनकम स्टेटमेंट में चले जाएंगे। तो प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो ये हमने बनानी है। और आपको पता है मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया है कि हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो अभी हम उन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टेप्स रिवाइज कर दूं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आई हैव एक्सप्लेन द स्टेप्स इन माय प्रीवियस वीडियो, इन माय प्रीवियस लेक्चर। मैं उसका जो लिंक है वो आई बटन में ऊपर शो कर दूंगा, ठीक है, आपको शो भी हो रहा होगा बल्कि आई बटन में वो उसका लिंक। और उसके अलावा मैं प्रीवियस लेक्चर्स की जो डिटेल लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अगर आपको किसी भी टर्म का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मेरे काइंडली प्रीवियस लेक्चर्स को लाजमी देखिए। मैंने हर आइटम को वन बाय वन, हर जो रिलेटेड टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आइटम था उसको वन बाय वन मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेन किया है प्रीवियस 2 लेक्चर्स में, तो उनको मैंने एक्सप्लेन वहां कर दिया। यहां मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं, तो क्वेश्चन के स्टेप्स मैं आपको बता देता हूं कि क्या होंगे। तो सबसे पहले स्टेप में मैंने आपको बताया था, इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो देन सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट द ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड। ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड ओपनिंग इक्विटी है बेसिकली, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इसे एक्यूमुलेटेड फंड कहते हैं। तो ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड के लिए हम क्या करेंगे, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज करेंगे, तो हमारे पास ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड आ जाएगा। बट हियर हमें ऐसा कुछ अभी हम इसकी कैलकुलेशन बाद में करेंगे, हम पहले स्टेप्स रिवाइज कर रहे हैं। तो ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड कैलकुलेट करने के बाद हम जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है, लाइक इसमें वो स्पोर्ट्स क्लोथिंग सेल हो रही थी शॉप पे, तो वो ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसकी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, उससे प्रॉफिट फॉर द ईयर कैलकुलेट करेंगे। देन वी विल प्रिपेयर द सब्सक्रिप्शन अकाउंट, हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे, एनुअल सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और उससे देखेंगे कि करंट ईयर की इनकम कितनी है। और देन उसके बाद हम डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन करेंगे अगर हमें डेप्रीसिएशन पॉलिसी गिवन नहीं दी हुई। तो एज आई हैव डिस्कस द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में हमारे पास डेप्रीसिएशन पॉलिसी नहीं गिवन दी हुई थी, तो इसका मतलब है कि हमें डेप्रीसिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। मतलब नॉन करंट एसेट का अकाउंट हम बनाएंगे एट नेट बुक वैल्यू पे, और वहां से हम उसकी डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे। या फिर मैंने आई हैव शेयर्ड द फार्मूला, उसी यानी नॉन करंट एसेट का जो नेट बुक वैल्यू अकाउंट बनता है उसी को मैंने फार्मूला की फॉर्म में एक्सप्लेन किया था, इस प्रीवियस वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया है। और उसके अलावा हमने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के टॉपिक में भी उसी फार्मूला से सारी कैलकुलेशन की है डेप्रीसिएशन की। तो वो फार्मूला बेसिकली नेट बुक वैल्यू पे जो हम अकाउंट बनाते हैं नॉन करंट एसेट्स का, उसी की मॉडिफाइड फॉर्म है, तो उसका भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन में भी उसी से ही डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करूंगा, तो वहां मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जब हम डेप्रीसिएशन निकाल लेंगे तो देन वी विल प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट स्टेज पे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनाएंगे, और फिर एट द एंड हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे। मैं हर लेक्चर में ऑलमोस्ट बताता हूं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के, कि इसको प्रीवियसली बैलेंस शीट कहते थे, और डिफरेंट कंट्रीज में अभी भी इसको बैलेंस शीट ही कहते हैं, बट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में इसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं अब। तो बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम बनाएंगे एट द एंड, जो कि लास्ट रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। तो चलिए सबसे पहले जो है हम ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड निकालते हैं। ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड के लिए हमें ओपनिंग एसेट्स चाहिए और ओपनिंग लायबिलिटीज चाहिए। तो हम सबसे पहले ओपनिंग एसेट्स लेते हैं। तो इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके लिए आपको एसेट्स को नॉन करंट और करंट एसेट्स में डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, और लायबिलिटीज को नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज में डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है।
There is no need to differentiate assets in between non-current assets and current assets. Similarly, there is no need to differentiate liabilities between non-current liabilities and current liabilities. Simple place the heading of assets and liabilities and list down the all assets under the heading of assets and list down all लाइबिलिटीज अंडर द हेडिंग ऑफ लाइबिलिटीज. तो हम सबसे पहले एसेट्स की तरफ चलते हैं. तो जो हमारा सबसे फर्स्ट एसेट है हम उसको देखते हैं. वो एसेट हमारे पास रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में मुझे नजर आ रहा है, उसका ओपनिंग बैलेंस जिसको मैंने कैश एंड बैंक कह दिया क्योंकि आई हैव टोल्ड यू कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश या बैंक दोनों में से कुछ होता है. आप कोई एक लिख सकते हैं, कैश लिख लें या बैंक लिख लें. तो उसका कैश एंड बैंक जो है हमारे एसेट्स होते हैं और उनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट है, तो इसका मतलब हमारा एसेट है वो. क्योंकि बैंक अगर डेबिट बैलेंस होगा तो एसेट है, अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो ओवरड्रॉन लाइबिलिटी है. बट हियर ओपनिंग बैलेंस इज द डेबिट. और रिमेंबर वन थिंग, वी आर टेकिंग ओपनिंग बैलेंसेज ऑफ एसेट्स एंड ओपनिंग बैलेंसेज ऑफ लाइबिलिटीज. तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स में हमने कैश एंड बैंक का ले लिया. नेक्स्ट बैलेंस जो है हमारे पास सब्सक्रिप्शन इन अरियर, ये हमारा करंट एसेट है. इसका ओपनिंग बैलेंस 75 था. ये जो लिस्ट ऑफ बैलेंसेस दिए हुए हैं उनमें जो ओपनिंग डेट पे दिए हुए हैं वहां से मैं बैलेंसेस पिक कर रहा हूं. और इनकम इन अरियर जो होती है, क्रूड इनकम हमारा करंट एसेट होती है और प्रीपेड इनकम हमारी लाइबिलिटी होती है. मतलब इनकम इन एडवांस लाइबिलिटी है और इनकम इन अरियर जो है या क्रूड इनकम वो हमारा एसेट है, तो हमने एसेट शो कर दिया उसको. देन उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एसेट है वो इन्वेंटरी ऑफ शॉप स्पोर्ट्स क्लोथिंग है. वो 400 का ओपनिंग बैलेंस था उसका, तो वो इन्वेंटरी हमारा एसेट होती है. देन उसके बाद फर्दर नॉन करंट एसेट्स हमारे एसेट्स हैं. तो वो नॉन करंट एसेट्स को हमने लिख दिया, उनकी ओपनिंग वैल्यू थी 6200 की. तो दीज आर ऑल एसेट्स, इनका हम अब टोटल कर देंगे. इसके अलावा कोई एसेट नहीं है, बाकी लाइबिलिटीज हैं. तो 7375 हमारे एसेट्स आ गए. देन वी विल गो टू रिकॉर्ड द लाइबिलिटीज. तो लाइबिलिटीज की हेडिंग प्लेस की हमने. उसके बाद हम लाइबिलिटीज देखते हैं. तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन इन एडवांस हमारी इनकम इन एडवांस लाइबिलिटी होती है. तो ओपनिंग बैलेंस है उसका 60, वो हमने प्लेस कर दिया. देन उसके बाद ट्रेड पेएबल्स हैं, स्पोर्ट्स क्लोथिंग से रिलेटेड ट्रेड पेएबल्स का ओपनिंग बैलेंस है 200 का. तो ये हमारी लाइबिलिटीज हो गई. इसके अलावा और कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है. इवन अदर पेएबल्स हैं बट अदर पेएबल्स का ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं है. रेंट अक्रूड भी है यानी एक्सपेंस अक्रूड है, बट उसका भी ओपनिंग कोई बैलेंस नहीं है. तो इसलिए हम उनको यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि उनके ओपनिंग बैलेंसेस नहीं है और यहां सिर्फ हम ओपनिंग बैलेंसेस कंसीडर कर रहे हैं. इसके बाद हम लाइबिलिटीज का टोटल कर लेंगे विच इज 260. देन वी विल यूज द फॉर्मूला एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज टू कैलकुलेट द एक्यूमुलेटेड फंड. दिस इज द सेम फॉर्मूला यूज फॉर द इक्विटी. accumulated fund assets minus liabilities. 7375 is the value of assets. तो हम क्या करेंगे, 7375 माइनस 260 कर देंगे. तो 260 जब हमने 7375 माइनस 260 किया तो आंसर इज इक्वल टू 7115. दिस इज द accumulated फंड, ओपनिंग accumulated फंड. ये आगे हमें जरूरत पड़ेगी जब हम SOFP बनाएंगे. तो चलिए अब उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ट्रेडिंग एक्टिविटी विच इज द शॉप फॉर द स्पोर्ट्स क्लोथिंग. यानी स्पोर्ट्स क्लोथिंग हम शॉप पे सेल कर रहे हैं, वो ट्रेडिंग एक्टिविटी है. तो चलिए हम उसका इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं. स्पोर्ट्स क्लब स्पोर्ट्स क्लोथिंग शॉप इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30th अप्रैल 2018. दिस इज द टाइटल ऑफ द इनकम स्टेटमेंट. हमने प्लेस कर दिया. डब्ल्यू स्पोर्ट्स क्लब दूसरा ऑर्गेनाइजेशन नेम था और स्पोर्ट्स क्लोथिंग शॉप की हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो वो हमने स्टार्ट कर दिया. सबसे पहले वी विल रिकॉर्ड द रेवेन्यू और सेल्स हमें पता चलेंगी रिसीट साइड पे, यानी रिसीट्स एंड पेमेंट साइड की डेबिट साइड पे लिखी होंगी. सेल्स फ्रॉम द स्पोर्ट्स क्लोथिंग यानी शॉप सेल्स ऑफ स्पोर्ट्स क्लोथिंग है 2600 की, तो ये हमारा रेवेन्यू हो गया. देन कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग इन्वेंटरी हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल में. तो ओपनिंग इन्वेंटरी जब हम बैलेंसेस देख रहे थे तो वहां हमने देखी थी 400 की ओपनिंग इन्वेंटरी है. क्लोजिंग इन्वेंटरी 550 की है. ओपनिंग इन्वेंटरी 400 की है. देन वी विल रिकॉर्ड फर्स्ट परचेजेस. तो परचेजेस हम कैलकुलेट हमें करनी पड़ेंगी क्योंकि पेमेंट्स जो मेड फॉर द परचेजेस है ड्यूरिंग द ईयर, इस साल जो हमने परचेजेस की पेमेंट की है वो है 1400 की. 1400 हमने पेमेंट की है. 200 हमने ओपनिंग पेएबल्स के पैसे देने थे, वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए. और जो करंट ईयर एंड पे पेएबल्स हैं 140 वो हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास परचेजेस आ गई.
देखें 1400 वॉज पेड रिलेटेड टू शॉप क्लोथिंग, स्पोर्ट्स क्लोथिंग, एंड 200 वॉज अक्रूड रिलेटेड टू ट्रेड पेएबल्स, हमारे लिए अक्रूड थे, ओपनिंग अक्रूड, वो हमने इसमें से माइनस कर दिए, क्योंकि जो 1400 पे किया वो 200 तो लास्ट ईयर से रिलेटेड था ना, वो माइनस कर दिया हमने, बाकी करंट ईयर की परचेजेस से रिलेटेड हो गया। और प्लस 140 ऐसे हैं जो इस साल जिनसे हमने बाय किए हैं लेकिन अभी तक पैसे नहीं दिए, तो वो भी ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल परचेजेस आ जाएंगी। यानी टोटल पेमेंट में से लास्ट ईयर की पेमेंट माइनस कर दी, बाकी करंट ईयर की परचेजेस से रिलेट कर गई, और प्लस वो भी ऐड कर ली अमाउंट जो अभी तक हमने परचेज तो की है लेकिन उनकी पेमेंट नहीं की। दीज आर द ट्रेड पेएबल्स 140, ठीक है, तो वो हम ऐड कर लेंगे। और इसको अगर इस तरह नहीं तो फिर दूसरा रूल भी आपको मैंने समझाया हुआ है कि अक्रूड जो होते हैं रिलेटेड टू एनी ट्रांजैक्शन, ओपनिंग अक्रूवल माइनस होती हैं, ओपनिंग ओइंग माइनस होती हैं, और क्लोजिंग अक्रूवल्स ऐड होती हैं। तो ये ओपनिंग ओइंग थी 200 की रिलेटेड टू शॉप स्पोर्ट्स क्लोथिंग, 200 की ओपनिंग अक्रूवल्स थी, पेएबल्स थे, आपने देने थे पैसे इनके, वो माइनस कर दिया, और क्लोजिंग अक्रूवल्स 140 ऐड कर दिया। लॉजिक भी समझा दी कि क्योंकि ओपनिंग जो पेएबल्स जो पेमेंट है उसमें से ओपनिंग पेएबल्स माइनस कर देंगे बिकॉज दे आर रिलेटेड टू द लास्ट ईयर परचेजेस, वो माइनस कर दिए, और जो इस साल के पेएबल्स हैं वो ऐड कर देंगे ताकि हमारे पास टोटल परचेजेस आ जाएं। तो ये टोटल परचेजेस आ गई। देन वी विल रिकॉर्ड द क्लोजिंग इन्वेंटरी विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। 550 है क्लोजिंग इन्वेंटरी, यस 550 है क्लोजिंग इन्वेंटरी, एंड वो सब्ट्रैक्ट होगी, तो नेट आंसर कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 1190, वो हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। देन वी विल रिकॉर्ड द एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सबसे पहले हम जितने भी एक्सपेंस है जो इससे रिलेटेड है, रेंट है 1150 का, बट उसकी क्लोजिंग 100 जो थी रेंट अक्रूड था वो हमने ऐड कर दिया। 1150 पेमेंट थी जो कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की पेमेंट साइड पे, क्रेडिट साइड पे शो हो रही थी पेमेंट, तो वो हमने वो पेमेंट ली रेंट की, और उसमें क्लोजिंग अक्रूवल्स ऐड कर दी 100, और फिर उसने कहा था कि इनका 20% जो है वो शॉप से रिलेटेड है, तो वो हमने ऐड करके फिर उसका 20% लिया, वो 250 निकला, वो हमने शॉप एक्सपेंसेस के तौर पे रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस उसने कहा था 130 जनरल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू शॉप, तो वो ये थी थर्ड एडजस्टमेंट उसमें लिखा हुआ था, तो हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया। देन वेजेस 900 की वेजेस है, wages related to shop, these are defined in the question। 900 the wages included 900 for sports clothing, second adjustment है, तो wages रिकॉर्ड की हमने, तीनों एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए, देन एड दीज एक्सपेंसेस, और फिर उन्हें हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया 130, क्योंकि एक्सपेंसेस का टोटल था 1280 और ग्रॉस प्रॉफिट था 1410, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया 130। तो दिस इज द ट्रेडिंग एक्टिविटी, तो इसलिए प्रॉफिट फॉर द ईयर इससे कैलकुलेट हुआ। एक स्पेशल इवेंट से भी इनकम अर्न हो रही है तो उसकी भी हमें प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बट उसे हम सिंपलेस्ट वे में करेंगे कि उसकी जो इनकम है वो पहले लिख देंगे और फिर उसमें जितने भी हमने उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस किए हैं वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इनकम हम देखते हैं कितनी है। टिकट सेलिंग से हमें इनकम हुई 1080 की, दिस अमाउंट इज गिवन इन द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट रिसीट साइड पे, क्योंकि हमने रिसीव किया इनकम है, तो 1080 डेबिट साइड पे, गिवन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, एंड देन वी विल रिकॉर्ड द एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस उससे रिलेटेड उसने बताए हुए थे। सबसे पहले तो केटरिंग एक्सपेंस है जो रिलेटेड टू स्पेशल इवेंट था, 600 का वो था, लेकिन उसके अलावा 250 की पेएबल्स भी थे यानी अक्रूड भी थी। केटरिंग एक्सपेंसेस 600 के थे और 250 के अक्रूड थे, तो वो ऐड हो गया क्लोजिंग अक्रूवल्स। ये हमें नीचे बैलेंसेस में बताए हुए हैं 250 के, तो वो 600 प्लस 250 किया तो 850 की हमारी टोटल केटरिंग एक्सपेंस आ गया। अब 600 कहाँ था, वो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ था। केटरिंग फॉर स्पेशल इवेंट 600 की आपने पेमेंट की थी तो वो एक्सपेंस आ गया, प्लस 250 की अक्रूवल्स थी वो ऐड होके टोटल एक्सपेंस यहाँ पे आ गया केटरिंग का। देन वेजेस भी उसने डिफाइन की हुई थी कि 180 वेजेस आर रिलेटेड टू द केटरिंग सॉरी स्पेशल इवेंट, तो वो यहाँ पे हमने लिख के तो दोनों एक्सपेंसेस को टोटल किया 1030, तो उसे हम माइनस कर देंगे अपनी टिकट सेल से, तो वो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 50 का।
तो ये 50 फ्रॉम स्पेशल केटरिंग इक्विपमेंट हमें प्रॉफिट हुआ है। तो ये हमने सिंपलेस्ट वे से कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि हमें ये वर्किंग करनी थी। हमें इनकम में जब कोई भी हमें इनकम दी और उससे रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस बताए हों, जो डायरेक्टली उससे रिलेशन उसने डिफाइन किया हो, तो उसे फिर हमें वर्किंग में उसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन करके वो एज अ इनकम हम रिकॉर्ड करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। चलिए, देन सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन इनकम अकाउंट है, तो इनकम अकाउंट मैंने आपको बताया था, वैसे तो इनकम्स बाय नेचर क्रेडिट होती हैं। अगर अक्रूड इनकम होगी तो वो उसका बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड डेबिट साइड पे आएगा, और प्रीपेड इनकम होगी या इनकम इन एडवांस होगी तो उसका बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड क्रेडिट साइड पे आएगा, क्योंकि एडवांस इनकम करंट लायबिलिटी होती है और जो है अक्रूड इनकम वो हमारा करंट एसेट्स होती हैं। तो चलिए हम रिकॉर्ड करते हैं ओपनिंग बैलेंसेस। पहले सब्सक्रिप्शन इन अरियर ओपनिंग लिखते हैं 75 का, ये डेबिट बैलेंस लिखा हमने क्योंकि इनकम अक्रूड हमारा करंट एसेट होती है। देन ओपनिंग बैलेंस ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 60 का, ये हमने रिकॉर्ड किया क्रेडिट साइड पे क्योंकि ये लायबिलिटी होती है इनकम एडवांस। देन वी विल रिकॉर्ड द अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन, और वो हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे शो हो रही होगी, ये वाली अमाउंट 1820। तो ये हमने रिसीव की है तो हमने डेबिट साइड पे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के शो हो रही होगी, तो सब्सक्रिप्शन में क्रेडिट हो जाएगी। तो इसकी जर्नल एंट्री होती है बैंक डेबिट क्योंकि हमने रिसीव किया, और सब्सक्रिप्शन क्रेडिट, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि ये हमने रिसीव किया अमाउंट। इनकम जब भी इंक्रीज होती है या हम रिसीव करते हैं तो क्रेडिट होती है। देन वी विल रिकॉर्ड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द सब्सक्रिप्शन इन अरियर, क्योंकि इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो क्लोजिंग बैलेंस अरियर का हम हमेशा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे 45, क्योंकि अक्रूड इनकम है तो उसका क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट पे आएगा और ब्रॉड फॉरवर्ड देन डेबिट पे हो जाएगा। सिमिलरली वी विल रिकॉर्ड द सब्सक्रिप्शन इन एडवांस क्लोजिंग बैलेंस ऑन डेबिट साइड 50, वो हमने 50 रिकॉर्ड कर दिया, वो 45 था रिकॉर्ड हो गया। देन मेक द टोटल ऑफ हैवियर साइड विच इज द क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड का आप टोटल कर लें 1925 हमने कर लिया, और उसमें से यही टोटल हम दोनों साइड पे प्लेस कर देते हैं, और उसमें से बाकी दोनों अमाउंट्स यानी डेबिट साइड की जो स्मॉलर साइड की दो अमाउंट्स है वो माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1800, एंड दिस अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड एज इनकम इन रेफरेंस टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यानी सब्सक्रिप्शन अकाउंट के रेफरेंस में द 1800 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम रिकॉर्ड होगी। तो ये 1800 की अमाउंट हमारे पास आ गई। देन हमने जितने भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किए उनको ब्रॉड फॉरवर्ड करके हमने छोड़ना होता है, तो पहले मैंने सब्सक्रिप्शन इन अरियर का बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कर लिया 45 का, और देन सब्सक्रिप्शन इन एडवांस जो क्लोजिंग बैलेंस था उसको ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया 50 क्रेडिट साइड पे। ये देखें 45 ब्रॉड फॉरवर्ड, अपोजिट साइड पे कैरी फॉरवर्ड के अपोजिट ब्रॉड फॉरवर्ड करना होता है, तो ये हमने ब्रॉड फॉरवर्ड कर लिया। This is the subscription account. Now, after that, we will calculate the depreciation of the non-current asset. Calculation of depreciation, I am going to use the formula. मैं लेजर अकाउंट नहीं बनाऊंगा, मैं फॉर्मूला यूज करूंगा क्योंकि वो ज्यादा इजी है लेजर अकाउंट से। तो डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ नॉन करंट एसेट नेट बुक वैल्यू प्लस परचेजेस माइनस डिस्पोजल नेट बुक वैल्यू, जिसको डिस्पोज ऑफ कर दिया उसको माइनस कर दे और क्लोजिंग बैलेंस को माइनस कर दे, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास डेप्रीसिएशन होगी। तो ओपनिंग बैलेंस इज गिवन 6200, परचेजेस कोई भी नहीं है, पेमेंट साइड पे अगर रिसीट्स एंड पेमेंट साइड की अकाउंट क्रेडिट साइड पे देखें अगर कोई परचेजेस होती तो ऑब्वियसली पे किया होता, तो पेमेंट साइड पे लिखा होता। कोई परचेजेस नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है डिफाइंड क्वेश्चन में, तो क्लोजिंग बैलेंस 5900 का है, तो डिफरेंस जो आ गया वो डेप्रीसिएशन हो गई, क्योंकि 6200 ओपनिंग बैलेंस थी और कोई ट्रांजैक्शन हुई नहीं, 5900 पे क्लोजिंग बैलेंस चला गया, तो 300 मींस डेप्रीशिएट हो गया। तो ये हमारे पास डेप्रीसिएशन आ गई थ्रू फॉर्मूला। नाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। W Sports Club income and expenditure account for the year ended 30th April 2018. This is the closing date. ठीक है, तो अब इसको हम स्टार्ट करेंगे
टू कॉलम्स में बनाना है, मैंने इसलिए $2 साइंस आपको नजर आ रहे होंगे. फर्स्ट वी विल राइट द इनकम्स, ऑल इनकम्स. Incomes are given in the question. First, subscription, annual subscription which we have calculated by using the subscription account 1800. जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर की वैल्यू निकाली थी सब्सक्रिप्शन की, वो हम यहाँ लिख देंगे 1800. एंड देन प्रॉफिट फ्रॉम शॉप, जो हमने स्पोर्ट्स शॉप से क्लोथिंग, स्पोर्ट्स क्लोथिंग से प्रॉफिट अर्न किया 130 का, जो हमने इनकम स्टेटमेंट बना के शॉप की, स्पोर्ट्स क्लोथिंग शॉप की इनकम स्टेटमेंट बना के जो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया 130 का, वो आ जाएगा. देन वी विल रिकॉर्ड द प्रॉफिट फ्रॉम द स्पेशल इवेंट, उसकी भी हमने प्रॉफिट कैलकुलेशन की थी 50 की, वो आ गई. देन आप रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड को चेक करेंगे कि कोई और इनकम तो नहीं लिखी हुई. देखिए शॉप टिकट सेलिंग हमने स्पेशल इवेंट में ले ली, वहां से हमने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया. सब्सक्रिप्शन हम रिकॉर्ड कर चुके हुए हैं एडजस्ट करके. उसके बाद स्पोर्ट्स क्लोथिंग को भी हम इनकम स्टेटमेंट बना के वहां से प्रॉफिट कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, वो रिकॉर्ड होगी. तो अदर इनकम्स गिवन है क्वेश्चन में 1250 की, तो वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे 1250 की. ये कोई भी हो सकती हैं, कहीं से हो सकता बिजनेस, दूसरा क्लब ने प्रॉफिट रिसीव किया हो, कहीं से हो सकता है इंटरेस्ट रिसीव किया हो, कहीं से और कोई इनकम आई हो, तो उसने डिफाइन नहीं किया अदर इनकम है, तो हम उसे इनकम लिख देंगे. और हम इन सारी इनकम्स को लिखने के बाद इनका टोटल करके वेरी नेक्स्ट कॉलम में प्लेस कर देंगे. देन वी विल रिकॉर्ड द एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर्स, जो हमने पहले एक्सपेंसेस यूज कर लिए हैं डिफरेंट कैलकुलेशंस में, लाइक इनकम स्टेटमेंट में, या हमने इवेंट की प्रॉफिट कैलकुलेशन में यूज कर लिए हैं स्पेशल इवेंट की प्रॉफिट कैलकुलेशन में, तो वो यहां नहीं रिकॉर्ड करेंगे. तो एक्सपेंसेस, वेजेस, टोटल वेजेस जो पेमेंट थी वो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखी हुई थी 1500 की, उसमें से जो 900 थे वो वेजेस थी स्पोर्ट्स शॉप से रिलेटेड, वो हमने वहां रिकॉर्ड कर दी हैं, वो यहां से माइनस हो गई. 180 जो थी वो स्पेशल इवेंट से रिलेटेड थी, वो भी हमने वहां रिकॉर्ड कर दी हैं, वो भी इस टोटल वेजेस में से माइनस हो जाएंगी. और रिमेनिंग वेजेस जो हैं 420 वो एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएंगी यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स में. फिर बता रहा हूँ 1500 की टोटल हमने वेजेस की पेमेंट की थी, जो कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखी हुई है. तो 900 उनमें से शॉप से रिलेटेड थी, वो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दी हैं, तो यहां से सब्ट्रैक्ट कर देंगे उनको. और 180 स्पेशल इवेंट से थी, वो भी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, वो भी सब्ट्रैक्ट हो गई, और बाकी वेजेस यहां पे रह जाएंगी. देन रेंट की टोटल पेमेंट थी 1150 की, 100 की अक्रूवल्स थी वो ऐड हो गई, और उनमें से 20% जो था वो हमने शॉप में यूज कर लिया था, क्लोथिंग शॉप से रिलेटेड था, वो वहां रिकॉर्ड हो गया. और रिमेनिंग 80% जो है वो हम यहां रिकॉर्ड करेंगे. तो 1150 प्लस 100 1250 इंटू 80% जब हमने लिया तो वो 1000 बना, तो वो हम यहां पे हमने रिकॉर्ड कर दिया रिमेनिंग रेंट. उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस में से भी 130 जो थे वो हमने शॉप में रिकॉर्ड कर दिए थे. तो टोटल पेमेंट जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जनरल एक्सपेंसेस की लिखी हुई है 1900, तो उसमें से 130 माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग अमाउंट बन गई 1770, तो वो जनरल एक्सपेंसेस की अमाउंट हम यहां पे रिकॉर्ड कर देंगे. डेप्रीसिएशन विच वी हैव कैलकुलेटेड इन वर्किंग 300 की, तो ये हमारे सारे एक्सपेंसेस आ गए, तो हम ये सारे एक्सपेंसेस का टोटल कर देंगे यहां पे. तो वो टोटल हो गया एक्सपेंसेस का 3490, और ये टोटल हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे अदर टोटल इनकम से. तो देखिए टोटल इनकम्स कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा हैं, तो ये आपका डेफिसिट हो जाएगा. अगर इनकम ज्यादा होती और एक्सपेंडिचर्स कम होते तो सरप्लस होता. अब क्योंकि एक्सपेंडिचर्स ज्यादा हैं और इनकम कम है तो डेफिसिट होगा, और इसको हम स्टेट करेंगे डेफिसिट ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर्स. तो वो हमारे पास निकल आया इनका डिफरेंस 260, और वो नेगेटिव है इसलिए मैंने ब्रैकेट प्लेस की है, क्योंकि आपकी इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है. तो ये हमने डेफिसिट कैलकुलेट कर लिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से. होपफुली आपको समझ आ रही होगी इसकी ना. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैं जल्दी से रिव्यू कर दूं, इसको रिवाइज करवा दूं, रिपीट कर दूं इसको, कि सबसे पहले हम इनकम्स लिखेंगे, देन हम एक्सपेंडिचर्स लिखेंगे. इनकम्स की हेडिंग दे के उसमें जो जो इनकम्स हैं हमारी वो हम रिकॉर्ड कर देंगे. एनुअल सब्सक्रिप्शन है, कोई प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेड जो हमने लिया वो आ गया, कोई और इनकम्स हैं वो इनकम्स लिख के फिर उनका टोटल करके आगे शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट कॉलम में.
देन वी विल रिकॉर्ड द एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंडिचर्स को लिखेंगे, उनकी एडजस्टमेंट्स करेंगे और फिर एक्सपेंडिचर्स का टोटल करके आगे लिख देंगे और देन फिर हम टोटल इनकम में से एक्सपेंडिचर्स को माइनस करेंगे। अगर इनकम ज़्यादा हुई तो सरप्लस हो जाएगा और अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुए तो डेफिसिट हो जाएगा। तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट वी विल प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो चलिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे चलते हैं। W Sports Club statement of financial position as at 30th April 2018. This is the heading of this statement, यानी इस डॉक्यूमेंट की हेडिंग जो होती है वो यही होती है, नेम ऑफ द बिजनेस या नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड देन राइट एज एट बिफोर द डेट। जो भी क्लोजिंग डेट है उससे पहले एज एट लिखना है आपने। तो एज एट 30th अप्रैल 2018 मैंने लिख दिया। और आपको पता है एसओएफपी का फॉर्मेट मैंने आपको पहले भी बताया था, सेम होता है, बस सिर्फ फाइनेंस बाय वाला पोर्शन थोड़ा सा चेंज होता है। तो हम एसओएफपी उसी फॉर्म में स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वी विल गिव द हेडिंग ऑफ नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स की मैंने हेडिंग दे दी और यहां पे उसने कोई नॉन करंट एसेट का नाम नहीं लिखा हुआ, सिंपल नॉन करंट एसेट्स एट वैल्यूएशन लिखे हुए हैं। तो वैल्यूएशन लिख के मैं अब क्योंकि लास्ट डेट पे हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम लास्ट डेट वाले बैलेंसेस लेंगे। एसओएफपी हम लास्ट डेट पे बना रहे हैं। नाउ वी विल टेक द लास्ट डेट बैलेंसेस। जब एक्यूमुलेटेड फंड हम कैलकुलेट कर रहे थे तो वो हम ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड कैलकुलेट कर रहे थे, इसलिए हमने वहां पे ओपनिंग बैलेंसेस यूज किए। एसओएफपी लास्ट डेट पे बन रही है, बैलेंस शीट लास्ट डेट पे बन रही है, इसलिए हम ईयर एंड डेट वाले बैलेंसेस उठा रहे हैं। तो नॉन करंट एसेट का क्लोजिंग बैलेंस था 5900 का। देन वी विल गिव द हेडिंग ऑफ करंट एसेट्स, क्योंकि और कोई नॉन करंट एसेट नहीं है, इसीलिए मैंने नॉन करंट एसेट्स को डायरेक्टली लास्ट कॉलम में लिखा है। और क्योंकि यहां पे हमें जरूरत नहीं थी वो डेप्रीसिएशन, क्योंकि उसने खुद हमें क्लोजिंग बैलेंस बताया हुआ है, तो हमें डेप्रीसिएशन की चेंजेस यहां पे शो करने की जरूरत नहीं थी। जैसे नॉर्मल हम एसओएफपी में 3 कॉलम्स बनाते हैं तो उसकी यहां पे जरूरत नहीं थी। तो करंट एसेट्स हम लेते हैं। करंट एसेट में सबसे पहले इन्वेंटरी है। शॉप क्लोथिंग की हमारे पास इन्वेंटरी थी, स्पोर्ट्स क्लोथिंग की इन्वेंटरी थी। क्लोजिंग वाली लेंगे 550, ओपनिंग नहीं, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड की कैलकुलेशन में और क्लोजिंग वाली यहां पे एसओएफपी में। देन अदर रिसीवेबल्स, अदर रिसीवेबल्स में सब्सक्रिप्शन इन अरियर आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि अदर रिसीवेबल्स में आती हैं अक्रूड इनकम्स एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंस तो कोई है नहीं, सब्सक्रिप्शन एक इनकम है और वो अरियर है, उसका क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है, वो है 45, तो वो अदर रिसीवेबल्स के तौर पे रिकॉर्ड हो जाएगी। देन कैश एट बैंक, कैश एंड बैंक आ जाएगा। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है 900 का और ये नॉर्मल बैलेंस है, क्योंकि इसको जब ब्रॉड फॉरवर्ड उसने किया है तो डेबिट साइड पे लिखा हुआ है क्लोजिंग वाला। क्लोजिंग को देखिएगा, ओपनिंग को नहीं। तो क्लोजिंग वाला जो ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है वो 900 पे हुआ है डेबिट साइड पे, तो एसेट है। अगर क्रेडिट साइड पे ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ होता तो लाइबिलिटी होती बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये डेबिट साइड पे है तो एसेट है, एसेट में लिख दिया हमने। टोटल कर देंगे अब इन चीजों तीनों एसेट्स का, इसके अलावा और तो कोई करंट एसेट नहीं है। 550 प्लस 45 ये हो गया 595, देन 900, 1495 आपके करंट एसेट्स का टोटल है। तो इसमें हम नॉन करंट एसेट्स को ऐड कर देंगे तो टोटल बन जाएगा 7395। तो ये हमारे टोटल एसेट्स हो गए। इसके बाद टोटल एसेट्स के बाद आपको पता है नॉर्मल एसओएफपी में हम फाइनेंस बाय बनाते हैं, बट यहां पे फाइनेंस बाय नहीं बनेगा, अब उसको कहेंगे एक्यूमुलेटेड फंड। तो चलिए अब एक्यूमुलेटेड फंड को स्टार्ट करते हैं। एक्यूमुलेटेड फंड की हमने हेडिंग दे दी और इसमें ओपनिंग फंड विच वी हैव कैलकुलेटेड एट फर्स्ट स्टेप लेवल, यानी फर्स्ट स्टेप के लेवल पे हमने कैलकुलेट किया था, वो था 7। ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड या ओपनिंग फंड था 7115, जो कि हमने फर्स्ट स्टेप पे कैलकुलेट कर लिया था एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके ओपनिंग डेट वाली। तो 7115। समटाइम क्वेश्चन में ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड उसने खुद बताया होता है, तो तब हमने कैलकुलेट नहीं करना, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं था, इसलिए हमने सबसे पहले
इसलिए क्योंकि ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड दिया नहीं हुआ था तो हमने सबसे पहले फंड कैलकुलेट कर लिया, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड। तो वो हमारे पास आ गया 7115। उसके बाद हम सरप्लस होगा तो ऐड कर देंगे, डेफिसिट होगा तो माइनस कर देंगे। बट इन दिस केस देयर इज डेफिसिट ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, वो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 260 का। तो हमने सब्ट्रैक्ट किया तो नेट आंसर आ गया 6855। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो काम होगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं जो कि इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई, देन वी विल राइट करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले ट्रेड पेएबल, जो शॉप स्पोर्ट्स क्लोथिंग से रिलेटेड पेएबल्स थे क्लोजिंग वाले, वो 140 आ गए। देन वी विल रिकॉर्ड अदर पेएबल्स जिसमें अक्रूड एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड इनकम्स आ जाएंगी। तो अक्रूड एक्सपेंसेस जो थे वो एक तो 250 के आपके एक्सपेंसेस अक्रूड थे रिलेटेड टू स्पेशल इवेंट थे अदर पेएबल्स के तौर पे, वो थे। और रेंट अक्रूड था 100 का, वो हो गया। और 50 आपकी इनकम इन एडवांस थी, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। यानी 50 जो है, ये वाला जो 50 है ये सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है, ये भी अक्रूड अदर पेएबल्स हो गया। उसके अलावा ये 100 रेंट अक्रूड था क्लोजिंग डेट पे, अब एक्सपेंस था आपने पे नहीं किया था, ये भी अदर पेएबल हो गया। और ये 250 इवेंट से, स्पेशल इवेंट से रिलेटेड पेएबल्स थे, तो ये भी अदर पेएबल्स के तौर पे रिकॉर्ड हो गया। तो ये दो अक्रूड एक्सपेंसेस थे और ये प्रीपेड इनकम थी, इनकम इन एडवांस। तो तीनों को हमने ऐड करके 400 निकला, ये अदर पेएबल्स हो गए। तो हमने दोनों करंट लायबिलिटीज का टोटल किया विच इज इक्वल टू 540। देन वी विल ऐड द टोटल ऑफ एक्यूमुलेटेड फंड एंड टोटल ऑफ लायबिलिटीज। तो आंसर इज इक्वल टू 7395 एंड दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स। तो ये बिल्कुल उसके इक्वल है। तो इसका मतलब है हमारी एसओएफपी सही है, क्योंकि एसओएफपी हमेशा आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रूव करती है टोटल एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज, इक्विटी प्लस टोटल लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज और इक्विटी यहाँ पे फाइनेंस बाय जो होता है वो एक्यूमुलेटेड फंड है, ठीक है। तो हमने दोनों को ऐड किया और उसके बाद एसेट्स को ऐड किया, तो दोनों के आंसर सेम थे। तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रूव कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ऑनर्स नहीं होते, इसलिए जो इन्वेस्टमेंट की जाती है उसको सेटअप करने के लिए उसे एक्यूमुलेटेड फंड कहते हैं, उसे इक्विटी नहीं कहते। क्योंकि आप इनको सेटअप करने के लिए फंड जनरेट करते हैं, फंड जनरेट करके इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये सेटअप हो जाती हैं। बट आपके पास ओनरशिप राइट नहीं आते नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, इसलिए जो इन्वेस्टमेंट की जाती है इसको सेटअप करने के लिए जो नॉर्मल वे में ऑनर की इन्वेस्टमेंट होती है और इक्विटी होती है, यहाँ पे उसे एक्यूमुलेटेड फंड कहते हैं, क्योंकि आपको इस इन्वेस्टमेंट से ओनरशिप राइट नहीं मिलते इसमें। दिस इज द एसओएफपी ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट्स इट, ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। अगर आपको फर्दर प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट जो कि आपको शो हो रही है यहाँ पे www.atpworld.net वो विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आई विल ट्राई टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा एडवांस फॉर्म में, क्योंकि ये तो ओ लेवल्स के लेवल का क्वेश्चन था ना। इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ACCA लेवल और ए लेवल्स के लेवल का सॉल्व करूंगा, तो वो इंशाल्लाह आपको और क्लैरिटी होगी उससे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि और बेल आइकन लाजमी दूसरा क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट मेरे लेक्चर्स का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके और आप उनको देख सकें। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन डिफरेंट अकाउंटिंग टॉपिक्स इन ईजिएस्ट वे, ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की इंप्रूव हो। तो इसके लिए आप सपोर्ट कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर और ऑन माय इंस्टा आईडी और फेसबुक पेज। सारी डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से मेरे कॉन्टैक्ट्स ले सकते हैं। तो टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।